प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन राठौड़ द्वितीय वर्ष में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपके प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है। हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य है, जिसमें हिंदी साहित्य के रीतिकाल एवं उससे संबंधित रचनाएं कोर्स में दी गई हैं। अतः इस वीडियो में हम रीतिकाल के संबंध में पहले बात करते हैं। आप लोगों को रीतिकालीन रचनाएं पढ़ने से पहले रीतिकाल के बारे में जानना जरूरी है। प्रथम वर्ष में आपने हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में पढ़ा। भक्तिकाल के पश्चात अगला सोपान हिंदी साहित्य में रीतिकाल का आया। भक्ति की रचनाओं के बाद जब भारत में परिस्थितियां बदली, मुगलों का शासन स्थापित हुआ, मुगलों की प्रवृत्तियों, मुस्लिम शासकों की प्रवृत्तियों के अनुरूप उन्होंने अपने दरबारों में कवियों को रखना शान समझने लगे थे। कवियों को रखना प्रारंभ कर दिया था और वो उसमें अपना गौरव समझते थे। पूरे राज्य में या अन्य राज्य में जहाँ कहीं काव्य की उच्च श्रेष्ठ कोटि की प्रतिभाएं होते, उनको वो अपने दरबार में आमंत्रित करते और वहाँ पर अपना दरबारी कवि बनाकर रखने में शान समझते थे। किसी भी राज्य में जितना श्रेष्ठ दरबारी कवि होता, वह गौरव की बात थी। अकबर के दरबार में नवरत्नों की बात तो आपने सुनी होगी, आप जानते हैं। इसी तरीके से जब दरबारी कवि बादशाहों के राज्य में, बादशाहों की बादशाहत में पलने लगे, तो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वहाँ पर प्रतियोगिता भी निश्चित हुई। यानी प्रतियोगी वातावरण बना और एक से एक बढ़कर रीतिकालीन रचनाएं बादशाहों को, अपने शासकों को खुश करने के लिए रची जाने लगी। इसी रीतिकाल के बारे में हम अब इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। रीतिकाल का नामकरण किसने किया? विभिन्न मतों के बाद अलग अलग जो लेखक हैं, अलग अलग साहित्यकार हैं, उन्होंने रीतिकालीन प्रवृत्तियों को देख करके, रीतिकाल की विशेषताओं को देख करके, रीतिकाल में जो काव्य लिखा गया उसकी बहुतायत को देख करके अलग अलग नाम इसे दिए। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी और उनके काल विभाजन की तरह ये नामकरण जो है रीतिकाल, ये सर्वमान्य हो चुका है। कुछ साहित्यकारों ने इसे श्रृंगार काल का नाम भी दिया, लेकिन नामकरण करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि उस काल की संपूर्ण प्रवृत्तियां उस नामकरण में सिमट आए। इसलिए रीतिकाल नाम सर्वमान्य हो चुका है। अब देखना यह है कि रीतिकाल नाम क्यों दिया गया, रीति शब्द का उद्देश्य क्या है, रीति शब्द का अभिप्रेत क्या है। रीति शब्द का विपरीत काव्य रीति से है। काव्य की रीति सीखी सुकबीर या काव्य रीति आदि युक्तियों में इसी काल में प्रयुक्त रीतियों का संकेत है। व्युत्पत्ति के आधार पर रीति शब्द रींगतों की सृष्टि है। रीति अर्थात गमन प्रणाली या पंथ, जिसे रीति कहा जाता है। भोज के अनुसार रीतिकाल पंथ का पर्याय है। कुंतक ने कवि स्वभाव के आधार पर इसे काव्य मार्ग कहा है। संस्कृत में रीति एक काव्य का अंग है। हिंदी में काव्य रचना या पद्धति को रीति कहा जाता है। जैसे मतीराम ने बसंत कवि कहकर हिंदी में व्यापक अर्थ को
गहन कर दिया है, गंभीर बना दिया है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। देव ने उसे काव्य द्वार कहा है। आचार्य केशव ने इसे वर्णन पथ कहा है और भिखारी दास ने इसे कविताई का पंथ कहा है। अर्थात काव्य के पंथ का अर्थ है शैली या काव्य की रीति, इसलिए इस काल का नाम रीति काल पड़ा। डॉक्टर नगेंद्र ने इसी संदर्भ में लिखा भी है कि आचार्य शुक्ल ने वामन के रीति शब्द को अर्थ बनाकर या वामन के रीति शब्द का संकेत समझकर रीति केवल एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण बना दिया है। आचार्य वामन ने पद रचना रीति को रीति कहा है। ये पद रचना समाज पर ही आधारित होकर, समाज की व्यवस्थाओं और समाज की भावनाओं पर आधारित होकर काव्य के माध्यम से सहृदयों के हृदय तक पहुंचती है। तो रीति एक प्रकार है और काव्य की व्याख्या है। संस्कृत में सर्वत्र रीति एक काव्य का प्रकार है, किंतु हिंदी में वो शास्त्रीय विधान के रूप में स्वीकृत है। हिंदी साहित्य कोश में लिखा है कि रीति को काव्य रचना की प्रणाली के रूप में ग्रहण करने की अपेक्षा प्रणाली के अनुसार काव्य रचना करना रीति का अर्थ मान्य हुआ। रीतिकाल ऐसा काव्य है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर उसे रचा गया। इन लक्षणों के साथ या स्वतंत्र रूप से इनके आधार पर काव्य रचना की पद्धति रीति के नाम से विख्यात हुई। काव्य रचना के विविध अंगों और उपांगों के विवेचन को मिश्र बंधुओं ने रीति कथन कहा, और जिस ग्रंथ में काव्य के अंगों का ऐसा लक्षण, विश्लेषण, विवेचन मिले वही रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ का प्रणेता रीति कवि है। काव्य के प्रति रीतिबद्ध दृष्टिकोण रखने वाला रीतिवीर जिस कला विशेष में रीति ग्रंथों का प्रणयन करता है या प्रणयन हुआ है वही रीतिकाल है। इस रीतिकाल की सीमा संवत 1700 से 1900 तक मानी जाती है। ये समय रीतिकालीन रचनाओं का था और इस समय में अनेकानेक कवियों ने एक बंधी बंधाई या एक परंपरागत तरीके से या कुछ काव्य रीतियों में बंध कर रचना की, इसलिए इस काल का नाम रीतिकाल सर्वमान्य है और इसी प्रकार से ये प्रसिद्ध है। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर इसे रीतिकाल का नाम दिया। अलंकरण की प्रवृत्ति को देखकर मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया और डॉक्टर रमा शुक्ल रसाल ने इसे कला काल नाम दिया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रचना काल आदि नामकरण दिया। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों में इस काल में कविता लिखी गई। प्रधानता श्रृंगार की रही, इसलिए इसे श्रृंगार काल नाम दिया जा सकता है। रीति काल का प्रतिपाद्य विषय चाहे रस, अलंकार, शब्द शक्ति या नायिका भेद हो, उन सब का वर्ण विषय श्रृंगार ही है। सारे रीति काव्य में श्रृंगार रस की वृत्ति का ही व्यापक वर्णन मिलता है। नायिका भेद, षट ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन, अलंकार सभी श्रृंगार परक हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में ये कहा जा सकता है कि इस युग के कवियों में से किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए अलंकारों की माला बनाई, किसी ने नायक नायिका भेद, नक्षिक, षड ऋतु, 12 मासा आदि के बने बनाए सांचे लिए। इस प्रकार श्रृंगार की व्यापक अभिव्यक्ति देखकर ही इसे श्रृंगार काल के नाम से सुशोभित किया गया।
कुछ लेखकों ने, कुछ कवियों ने, साहित्यकारों ने इस काल को कला काल कहा, क्योंकि कलागत चमत्कार का वैभव जैसा इस काल में देखने को मिलता है, वैसा अन्य कालों में देखने को नहीं मिलता। परंतु ये कहा जा सकता है कि इस युग में अलंकरण की रीति शैली, श्रृंगार और कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक गहरा उभरा है कि इनमें से किसी भी आधार पर नामकरण किया जाना अधूरा होगा। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीतिकाल नाम अधिक प्रचलित रहा है और यह अपने आप में सभी विषयों को, सभी प्रवृत्तियों को समेटे हुए है। इसलिए रीति को दृष्टिकोण मानकर जिन कवियों ने अपने साहित्य की रचना की, काव्य की रचना की, अतः रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया जाने वाला रीतिकाल नाम ही सर्वथा सार्थक है। अतः इस काल का नाम रीतिकाल ही सर्वाधिक मान्य है। धन्यवाद।